Hello students, this is Nisha Falswal, your social science teacher, and in this lecture we will discuss about resources and human resource. In previous class we have learned and understand about the resources, its types. Okay, so firstly if you have not seen the previous class, you have to see in the previous class. And today वी विल डिस्कस अबाउट ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्स जो हैं वो किस तरह से इम्पोर्टेंट है, हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको एक वैल्यूएबल थिंग्स में कन्वर्ट करने के लिए ह्यूमंस का क्या रोल है, वो किस तरह से रॉ मटेरियल को एक वैल्यूएबल आइटम में कन्वर्ट करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, हम लोग रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो ब्रीफली थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ रिसोर्सेज क्या हैं। हर वो चीज़ जिससे हमारी नीड्स सेटिस्फाई होती हैं, ह्यूमन नीड्स को जो कंप्लीट करते हैं उस चीज़ को हम रिसोर्स बोलते हैं। अब रिसोर्सेज को हमने कैटेगराइज्ड किया था। कुछ रिसोर्सेज नेचुरल होते हैं जिनको हम एज इट इज़ यूज़ करते हैं, लाइक एयर है, वाटर है, ये आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं। कुछ रिसोर्सेज मैन मेड होते हैं और कुछ रिसोर्सेज जैसे वुड एक नेचुरल रिसोर्स है, बट वुड से जो आपकी बुक्स बनती हैं, जो आपके घरों में फर्नीचर यूज़ होता है, वो हम टेक्नोलॉजी का उसमें यूज़ करके हमने वो अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग क्या किया है, कन्वर्ट किया है। तो वो क्या है, एक मैन मेड रिसोर्स है। नेचुरल रिसोर्स से हमने उसको कन्वर्ट कर लिया है अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, तो वो क्या हो गया, ह्यूमन मेड रिसोर्स या मैन मेड रिसोर्स। आज हम इसी टॉपिक पे आगे डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। सो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, these are basically the aids of production which have been created by humans to utilize the physical materials of the environment. Technology, capital, buildings, agricultural lands, manufactured goods, etc. are the examples of human-made resource. Human-made resources में मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिए थे इन प्रीवियस क्लास कि ह्यूमन अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग चेंज करता है। जैसे देखिए अभी इसमें बिल्डिंग्स है, ठीक है, एग्रीकल्चरल लैंड है, ओके, मैन्युफैक्चर गुड्स हैं, तो इनको क्या किया है, ह्यूमन ने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से उसको ढाल लिया है, उसको चेंज कर लिया है, ठीक है। तो क्या है, दीज आर बेसिकली द एड्स ऑफ प्रोडक्शन विच हैव बीन क्रिएटेड बाय ह्यूमन, जो क्रिएट किए हैं किसने, ह्यूमन ने, टू यूटिलाइज द फिजिकल मटेरियल्स ऑफ द एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट से हमने मटेरियल लिया और उसको अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, यूटिलाइज किया। ओके, इसमें टेक्नोलॉजी, कैपिटल, बिल्डिंग, एग्रीकल्चर लैंड जिसमें आप लोग खेती करते हैं, मैन्युफैक्चर गुड्स, ये सारे क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के एग्जाम्पल्स हैं जिनसे हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ऑफ अ नेशन सच एज पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया, enforcement of rules of law and of property rights, openness of international trade and investment, open market, etc. are also considered human-made resource which create favorable conditions to enhance productivity. That is why over the years of human-made resource have gained importance. यहाँ पर क्या बता रहे हैं आपको कि जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे हमारे इंडिया में जो आपके पंचायती राज सिस्टम है, जो लोकल एरियाज़ में हमारा पंचायती राज सिस्टम होता है, ठीक है, एनफोर्समेंट ऑफ रूल्स ऑफ लॉ एंड ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स, जो हमारे कुछ रूल्स होते हैं जो आपकी गवर्नमेंट या हमारी जो सरकार है वो उनको एनफोर्स कराती है या वो उनको इम्प्लीमेंट कराती है। ओपननेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, देखिए हर कंट्री दूसरे कंट्री के साथ
व्यापार करता है, ट्रेड करता है, तो इसको बोलेंगे हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड। तो उसमें खुलापन होना चाहिए ताकि एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ इजीली ट्रेड कर सके। एंड इन्वेस्टमेंट, ओपन मार्केट, इन्वेस्टमेंट एंड ओपन मार्केट का मीनिंग है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, जब कोई कंट्री या कोई पर्सन किसी दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट कर सकता है, उसको इंटरनेशनल वे में भी हम इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं। एंड ओपन मार्केट का मीनिंग है जहाँ पर मार्केट सभी के लिए ओपन हो और वहाँ पर सभी लोग अपना सामान इजीली बेच सके। आर ऑल्सो कंसिडर्ड ह्यूमन मेड रिसोर्स। अब ये रिसोर्स बनाए किसने हैं? ह्यूमन ने बनाए हैं ये रिसोर्स, क्योंकि ह्यूमन बीइंग को इन चीज़ों की ज़रूरत है, वो इनको यूज़ करके अपनी नीड्स को पूरा कर सकता है और एक सिविलाइज सोसाइटी को वो क्रिएट कर सकता है। ह्यूमन मेड रिसोर्स विच क्रिएट फेवरेबल कंडीशंस टू इन्हेंस प्रोडक्टिविटी। इससे क्या होगा, हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी अच्छी होगी। दैट इज़ वाई, इसीलिए ओवर द ईयर्स में ह्यूमन मेड रिसोर्स हैव गेन इम्पोर्टेंस। तो इस तरह से जो आपके ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस पाई है। रिसोर्सेज एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनसे किस तरह से हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। देयर इज़ अ हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रिसोर्स यूज ऑफ अ नेशन। Economic development refers to change in amount, composition, rate of growth, distribution, and consumption of resources. Enhanced productivity due to proper use of natural, human, and human-made resources not only fulfills basic needs of the population but also generates various types of employment. क्या बताया है इस पैराग्राफ में कि देर इज़ अ हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। कोरिलेशन एक रिलेशन है किसके बीच में, बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रिसोर्सेज यूज ऑफ अ नेशन। किसी भी नेशन में जो वहाँ के रिसोर्सेज हैं, वहाँ के लोग या वहाँ की गवर्नमेंट किस तरह से उन रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, उन रिसोर्सेज को यूज़ करने के बीच में और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में, दोनों के बीच में क्या है, एक रिलेशन है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या है आपका, ये किसको रेफ़र करेगा, अमाउंट, कंपोजिशन, रेट ऑफ ग्रोथ, किस तरह से उस कंट्री के जो लोग हैं उनकी ज़रूरतें पूरा हो रही हैं, ओके। एंड कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज, और हम रिसोर्सेज को किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। Enhanced productivity due to proper use of natural, human, and human-made resource not only fulfills basic needs of the population but also generates various types of employment। अब जो हम resources को use कर रहे हैं, जो हम productivity कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके, अगर हम उसको प्रॉपर वे में करते हैं तो सिर्फ उससे हमारी नीड्स ही पूरा नहीं होती हैं, उसके साथ साथ हम बहुत से लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कराते हैं। ओके, एग्जांपल देखिए आप इस चीज़ का। पीपल इन द यूएस और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कैनेडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, सिंगापुर एट्सेट्रा हैव बेटर न्यूट्रिशन, longer lives, and more access to variety of consumer products than what they had 50 years ago. It is mainly because of economic development that took place due to rapid industrialization. बेटा ये एक एग्ज़ाम्पल दिया है इन्होंने कि किस तरह से कोई कंट्री अपने रिसोर्सेज को यूज़ करके एक डेवलप्ड कंट्री में कन्वर्ट होता है। लाइक यूएसए है, कनाडा है, फ्रांस, जर्मनी, जापान, सिंगापुर, यहाँ के लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो कंपेयर करते हैं दूसरे कंट्रीज़ से, तो वो बहुत बेटर है।
ओके, बेटर न्यूट्रिशंस है और लॉन्गर लाइफ्स। अब लाइफ लॉन्ग कब होगी? जब उनको अच्छी डाइट मिलेगी, मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, प्रॉपर एजुकेशन है, उनके अंदर अवेयरनेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इससे वो लोग बहुत ज़्यादा अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड हमसे जी रहे हैं। एंड मोर एक्सेस टू ए वैरायटी ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स than what they had 50 years ago. It is mainly because of economic development that took place due to rapid industrialization. यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी तेज़ी से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन इन कंट्रीज़ में हो रहा है उसकी वजह से ये कंट्रीज़ अपने रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज़ कर पाए हैं। बट एक बात बताइए आप लोग, क्या इसी तरह से रैपिडली हम अपने रिसोर्सेज को यूज़ करते रहेंगे तो क्या वो ख़त्म नहीं हो जाएंगे? एक टाइम के बाद वो ख़त्म हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में कि फॉसिल फ्यूल है, कोल है, ये आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं, दोबारा नहीं बनेंगे। तो इस तरह से तो ये जो कंट्रीज़ हैं वो अपने रिसोर्सेज को ख़त्म कर देंगे, तो एक टाइम के बाद रिसोर्सेज बचेंगे ही नहीं, ये तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इसके लिए हमें एक जो कंसेप्ट है उसको समझना होगा। ओके, दैट इज कंजर्विंग रिसोर्सेज। कंजर्विंग रिसोर्सेज with economic development, the demand for resources increases faster than their production growth. The rising demand for various resources has caused degradation or depletion of many valuable resources. Let us consider some examples. क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि the rising demand for various resources has caused degradation or depletion of many valuable resources. कि जो हमारी डिमांड्स हैं वो जिस स्पीड से बढ़ रही हैं उतने रिसोर्स हमारे पास नहीं हैं। अगर हम इस स्पीड से अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं और अगर करते रहेंगे तो उससे बहुत सारे जो आपके वैल्यूबल रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, वाइड स्प्रेड डिफॉरेस्टेशन and killing of birds and animals have endangered many plants and animal species. As a result, some of them have become extinct. अब जो हम वाइड स्प्रेड डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, यानी जो फॉरेस्ट हैं वहाँ से हमें टिम्बर मिलता है, वुड मिलता है, फ्रूट्स मिलते हैं, वहाँ पर आपके जो एनिमल्स हैं वो भी रहते हैं। तो कुछ लोगों की ग्रीड के लिए, कुछ लोगों ने अपनी ग्रीड के लिए बहुत सारे एनिमल्स को, बर्ड्स को हंटिंग किया है, उनका शिकार किया है। तो उसकी वजह से वो बहुत सारे जो बर्ड्स हैं, देखिए यहाँ पर किलिंग ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। ओके, तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि बहुत सारे बर्ड्स, एनिमल्स और उसके साथ साथ प्लांट्स, ये सारे ख़त्म होते जा रहे हैं। ओके, और कुछ एनिमल्स एंड प्लांट्स तो ऐसे हैं जो अब ख़त्म हो भी चुके हैं और नेक्स्ट जो हमारी आने वाली जनरेशन्स हैं वो उनको नहीं देख पाएंगे। ओके, चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं इनके। सेकंड एग्जांपल, ओवर यूज ऑफ सोइल हैज़ कॉज्ड इनफर्टिलिटी इन मैनी एरियाज़। अब जो हम लगातार सोइल का यूज़ करते जा रहे हैं, देखिए सोइल का यूज़ करना एक अच्छी चीज़ है, बट हम उसका ना मिसयूज़ कर रहे हैं। आप अपने फील्ड्स का एग्जांपल देख सकते हैं इसमें कि हम उनमें ढेर सारे जो फर्टिलाइज़र्स हैं उनका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं। तो उससे आपकी सोइल की फर्टिलिटी कम होती चली जाती है और कई कई एरियाज़ में तो हमारी जो सोइल है वो इनफर्टाइल हो जाती है, यानी उसमें अब कोई खेती हो ही नहीं सकती है। नेक्स्ट है, द क्वालिटी ऑफ एयर, वाटर एंड लैंड हैज़ ऑल्सो बीन डिग्रेडेड ड्यू टू मिसयूज़ और ओवरयूज़।
जो हमारी एयर की क्वालिटी है, जो हमारे वाटर की क्वालिटी है और जो हमारी लैंड है। आपने ना छोटी क्लासेस से ही पढ़ा होगा जो पोल्यूशन के टाइप्स हैं, उसमें आपने एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, ये सारे पढ़ रखे हैं आपने। तो आपको अच्छे से पता है कि किस तरह से हमने हमारी एयर, वाटर एंड लैंड को पोल्यूट किया है और हमने उसको इतना ख़राब बना दिया है कि उसकी क्वालिटी अब हमारी जो लाइफ है उसके साथ मैच ही नहीं कर रही है। ओके, if we do not make scenario efforts to conserve them, they cannot last long. Nature provide us a life support system. If we are unable to maintain and preserve it, the future of our planet and its become will be dark. अगर हमने अभी भी समय रहते हुए अगर हम नहीं इसके बारे में सोचते हैं या अपने एफर्ट्स नहीं लगाते हैं अपनी अर्थ को बचाने के लिए, अपने नेचर को बचाने के लिए, तो हमारी जो प्लेनेट है उसका और हमारे जो लोग हैं उनका फ्यूचर डार्क होगा। यानी आने वाले टाइम में हमारी अर्थ पे ना पीने के लिए प्योर पानी बचेगा, ना ही साफ़ हवा बचेगी और ना ही हमारी जो सोइल है वो फर्टाइल बचेगी। ओके, तो हमें इसके लिए करना क्या चाहिए? व्हाट शुड वी डू? हमें क्या करना चाहिए? देखिए, आपको ये बुक्स पढ़ाने का पर्पज़ सिर्फ इतना नहीं है कि आप इनको पढ़ें और क्वेश्चन आंसर्स को लर्न कर लें। नहीं, आपकी और हमारी, हम सब की ये ड्यूटी है कि हम अपने रिसोर्सेज को बचा सकें। ओके, तो अब हम इसके लिए क्या क्या अपने जो एफर्ट्स हैं वो कर सकते हैं। देखिए, टू कंजर्व नेचुरल एनवायरनमेंट इट इज़ आवर ड्यूटी। ये हम सब की ड्यूटी है, आपकी भी, हमारी भी, सभी की हमारी ये ड्यूटी है कि हम सब मिलकर अपनी नेचर को कंजर्व करें। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन दिस अर्थ इज कंजर्व। हमारी अर्थ पर ढेर सारे जीव जंतु, पशु पक्षी, एनिमल्स और प्लांट्स, ये सारे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? इनकी लाइफ को कंजर्व करना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए। सेकेंड, द डैमेज ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट इज़ मिनिमम। हमें जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है उसका डैमेज नहीं करना चाहिए। अगर हम एक ट्री को कट कर रहे हैं तो एटलीस्ट हमें उसकी जगह पर 5-6 ट्रीज तो मिनिमम लगाने चाहिए और उनको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। ओके, ऑल यूजेस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल। जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं हमारे, हमें उनका यूज़ करना चाहिए। लाइक इसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था, सोलर एनर्जी आपका रिन्यूएबल रिसोर्स है, विंड एनर्जी रिन्यूएबल रिसोर्स है। हमें इनका यूज़ करना चाहिए ताकि हम अपनी आने वाली जनरेशन्स को कुछ अच्छा दे सकें। ओके, मीनिंग एंड प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सबसे पहले मैं आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग बता देती हूँ। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट और आपको पता होना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्चुअल में है क्या। सस्टेनेबल डेवलपमेंट नॉट ओनली एम्स एट मीटिंग द प्रेजेंट रिक्वायरमेंट्स बट ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? इसका मीनिंग क्या है कि हम ना सिर्फ अपनी जो अभी की नीड्स हैं, एट प्रेजेंट जो हमारी नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके बारे में ना सोचें। हमें वो हमारी नीड्स तो कंप्लीट करनी है, बट उसके साथ साथ बट ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ द फ्यूचर जनरेशन्स। बट उसके साथ साथ हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, आने वाली हमारी जो जनरेशन्स हैं, उनके बारे में भी हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा ताकि वो भी साफ़ हवा, पानी और ये सारी चीज़ें वो भी आप लोगों की तरह, हमारी तरह इंजॉय कर सके। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यूज़ करें। बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट वी मीन exploitation of resources in a way they serve us better and longer than they would otherwise। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है कि जो हम एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं ना अपने रिसोर्सेज का,
वो हम ना करें, और हम हमारी फ्यूचर नीड्स के साथ साथ प्रेजेंट नीड्स को इस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करें कि फ्यूचर में आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनकी ज़रूरतें भी पूरा इजीली हो सकें। ओके, फॉलोइंग आर द सम ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब कुछ प्रिंसिपल्स हैं आपके जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आप इजीली किस तरह से फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट इज क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ शुड बी इम्प्रूव्ड। हमारी जो ह्यूमन लाइफ है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए। सेकेंड, रिस्पेक्ट एंड केयर शुड बी गिवन टू ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। हमारी अर्थ पर जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनकी हमें क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनको केयर करनी चाहिए। ओके, डाइवर्सिटी ऑफ द अर्थ शुड बी कंजर्व। ये अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारी अर्थ पर डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ओके, इंसेक्ट्स हैं, हमें उन सब को कंजर्व करना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए। नेक्स्ट, देयर शुड बी मिनिमम डिपेल्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हमें नेचुरल रिसोर्सेज को कम से कम खर्च करना चाहिए और हमें उन्हें इस तरह से खर्च करें कि वो ख़त्म ना हो सके। देयर शुड बी अ चेंज इन पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। किस तरह से आप अपने पर्सनल एटीट्यूड को और आप जो अपनी हैबिट्स हैं उनको इन्वायरमेंट के लिए इस तरह से रखें कि इन्वायरमेंट का नुकसान ना हो। अगर नेचर का नुकसान है तो वो डायरेक्ट हमारा नुकसान है। ओके, तो इस तरह से आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों ने इस चैप्टर में किस पढ़ा कि रिसोर्सेज क्या हैं, रिसोर्सेज के जो टाइप्स हैं वो क्या हैं। एक ब्रीफ सा रिवीजन हम इसका ले लेते हैं। चलिए एक ब्रीफ सा रिवीजन ले लेते हैं यहाँ पर। ऑल थिंग्स एंड मीन्स विच आर यूज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर कॉल्ड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या हैं? जो हमारी नीड्स को पूरा करें, जो हमारी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करें, वो क्या है? रिसोर्सेज। अब इसमें आपके कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हैं और कुछ नेचर से हमने जो चीज़ें ली हैं उनसे हम अपना टाइम, टेक्नोलॉजी और माइंड को यूज़ करके अपने लिए वैल्यूएबल थिंग्स को क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन सी हेयर time and technology are two important factors that can change substances into resources. Okay, for example, man make boats or furniture from wood. He make tools and implements from iron and clothes from कॉटन। अब टाइम और टेक्नोलॉजी ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं और हम इनका यूज़ करके जो आपके नेचुरल थिंग्स हैं उनसे अपने लिए वैल्यूएबल थिंग्स में बना सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। रिसोर्सेज आर नेसेसरी फॉर आर एग्जिस्टेंस बिकॉज दे मेक आर लाइफ्स कंफर्टेबल। रिसोर्सेज हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि ये हमारी लाइफ को क्या बनाते हैं? आरामदायक बनाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन हम लोगों ने 3 कैटेगरीज में किया था। फर्स्ट इज नेचुरल रिसोर्स, सेकेंड इज ह्यूमन रिसोर्स एंड थर्ड इज ह्यूमन मेड रिसोर्स। फर्स्ट नेचुरल रिसोर्स, जो मैटर हमें एनर्जी से मिलते हैं, any matter or energy derived from the environment that is used by human and other living things is known as natural resource. Air, water, soil, minerals, fossil fuels, plants and wildlife are the examples of natural resource. Okay, अब हम जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, फर्स्टली नेचुरल रिसोर्सेज, अब हम उसको क्या करेंगे? क्लासीफाई करेंगे। क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। फर्स्ट इज बायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज क्या है? वो रिसोर्सेज जो जिनमें लाइफ है। रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बायोस्फीयर आर कॉल्ड बायोटिक रिसोर्सेज। ऑल बायोटिक रिसोर्सेज कैन रीजनरेट एंड रीप्रोड्यूस, दस दे आर रिन्यूएबल। ओके, बायोटिक रिसोर्सेज जो
हमारी बायोस्फेयर में हैं जो बायोटिक थिंग्स हैं, और ये क्या होते हैं, रीजनरेट होते हैं। जैसे कोई प्लांट है तो उससे दूसरे उसके जब बीज अर्थ पे जाते हैं, धीरे धीरे दूसरे पौधे उगाते हैं, है ना। कोई ट्री है उससे दूसरे पौधे उगाएंगे। इसी तरह से कोई एनिमल है वो भी अपने बेबी को बर्थ देता है, जन्म देता है। तो ये क्या है, रीजनरेट एंड रीप्रोड्यूस है। तो इस तरह से ये क्या है, एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। अबायोटिक रिसोर्सेज। सेकेंड, abiotic resources are the substances which are obtained from the non living things, जो हमें नॉन लिविंग थिंग्स से मिलते हैं, जैसे लैंड है, रॉक है, मिनरल्स हैं। दीज आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्सेज। इनको क्या बोलेंगे हम, अबायोटिक रिसोर्स। दे आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक रिसोर्सेज। दे आर ऑल्सो नॉन रिन्यूएबल as they can be existed by excessive use। ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, दोबारा नहीं बनेंगे, और अगर हम इनका एक्सेसिव यूज़ करते हैं, एक्सेस में यूज़ करते हैं, तो ये ख़त्म हो सकते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी। अब इसमें हमने देखा था कि फर्स्ट है रिन्यूएबल रिसोर्स, सेकंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या है आपके, जो दोबारा से रिन्यू हो सकते हैं, जो दोबारा से बन सकते हैं। ओके, लाइक देखिए, सम ऑफ दिस रिसोर्सेज आर ऑलवेज अवेलेबल, तो कुछ है कॉन्टिन्यूस फॉर्म में है। दे आर नॉट एग्जिस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज और यूज। सोलर एंड विंड एनर्जी आर सच एग्जाम्पल्स। हवा और जो आपके धूप है, ये एक कॉन्टिन्यूस फॉर्म में है, और हम इनको कंप्लीट यूज़ नहीं कर सकते हैं। एंड सेकेंड है आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दीज आर सम रिसोर्सेज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक। ये लिमिटेड स्टॉक हैं और ये दोबारा से नहीं बनेंगे। वंस यूज दे कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड विद अ टाइम frame meaningful to people. They are built over a long geological time. Minerals like coal, petroleum are the examples of non-renewable resources. इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल है फॉसिल फ्यूल्स। ओके, जो आपके कोल है, पेट्रोल है, वो दोबारा से रिप्रोड्यूस होने में इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा कि आप और हम उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने 2 टाइप्स किए इसके, बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी। थर्ड है आपका बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। इसमें क्या है, एक्चुअल एंड पोटेंशियल। पोटेंशियल रिसोर्सेज कौन से हैं, द रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन पुट टू अ प्रॉपर यूज एट प्रेजेंट आर नोन एज पोटेंशियल रिसोर्सेज। जो अभी हैं हमारे पास, बट वी हैव नॉट अ प्रॉपर टेक्नोलॉजी, एंड दीज रिसोर्सेज विल बी यूज्ड इन फ्यूचर, नॉट नाउ। पोटेंशियल रिसोर्सेज कुड बी यूज्ड इन फ्यूचर। हम इनको फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं व्हेन वी हैव सुटेबल टेक्नोलॉजी एंड प्रॉपर नॉलेज। जब हमारे पास प्रॉपर नॉलेज होगी और एक सुटेबल टेक्नोलॉजी जब हमारे पास होगी, तो हम इनको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्चुअल रिसोर्स। Actual resources, these are the resources which have been surveyed and whose quantities have been determined properly for actual use. These resources are being used in the present. ये वो रिसोर्स हैं जिनका हमने सर्वे भी कर लिया है, क्वांटिटी भी पता है, और एक्चुअल में हम अभी इनको यूज़ कर रहे हैं। The rich deposits of petroleum in the West Asia, Ruhr coal region in Germany, and the dark soils of the Deccan Plateau of Maharashtra are the actual resources. ये क्या हैं, आपके actual resources हैं जिनको अभी हम यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ यूजेबिलिटी। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था इसके बारे में भी। फूड आर्टिकल्स, हर लिविंग थिंग को फूड की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है रॉ मटेरियल, जिस भी रॉ मटेरियल से हम कोई जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको बनाते हैं। जैसे बिस्किट बनाने के लिए हमें उसमें क्या क्या चाहिए,
उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसकी ज़रूरत पड़ती है, जैसे मैदा चाहिए, उसके लिए शुगर चाहिए, ऑयल या फिर जो वेजिटेबल ऑयल है उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो वो उसके रॉ मटेरियल हैं और जो फाइनल प्रोडक्ट है वो आप तक बिस्किट के फॉर्म में पहुँचेगा। नेक्स्ट है एनर्जी रिसोर्सेज। अब जो बिस्किट बनाने का प्रोसेस है उसमें हमें जो एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है वो क्या है, एनर्जी रिसोर्स। ओके, नेक्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्स। मैंने आपको बताया है कि ये सारे रिसोर्सेस, इनका यूज़ केवल तब है जब ह्यूमन है। ह्यूमन रिसोर्स इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है क्योंकि वो अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी फिज़िकल एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग इनको कन्वर्ट करता है और अपनी जो एजुकेशन है, जो उसके पास स्किल्स हैं, उनका यूज़ करके इन रिसोर्सेज को अपने अकॉर्डिंग ढालता है। नेक्स्ट इज़ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। हर वो रिसोर्स जो ह्यूमन ने बनाया है, नेचर से हमने रॉ मटेरियल लिया और उससे हमने अपना जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको बनाया, वो क्या कहलाएंगे, आपके ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन दोनों में रिलेशन क्या है, जो रिसोर्सेज हैं उनको जब ह्यूमन बीइंग यूज़ करता है तो उससे धीरे धीरे हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है और बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड होता है। नेक्स्ट इज़ कंजर्विंग रिसोर्सेज। बट अगर हम हमारे इन रिसोर्सेज को इसी तरह से यूज़ करते रहेंगे तो एक टाइम के बाद हमारे ये रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए हमें हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको बहुत सोच विचार करके यूज़ करना चाहिए। हमें उनको वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मीनिंग एंड प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब हम हमारे रिसोर्सेज को बेस्ट वे में कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है दैट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में मैंने आपको बताया कि जो हमारा विकास है, जो हमारा डेवलपमेंट है, वो हम इस तरह से करें कि हमारी फ्यूचर नीड्स भी पूरा हो सके और हम हमारी प्रेजेंट नीड्स को भी पूरा कर सकें। ओके, आई होप कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा एंड अगेन आप इस लेसन को एक बार फिर से रिवाइज करें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।